क्लास 12th फिजिक्स के स्टूडेंट जितने भी हैं लगातार कमेंट किए जा रहे थे कि आप जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर लाइए। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भौतिक शास्त्र के जो भी क्वेश्चन बताए थे सभी के आंसर मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं। जो भी क्वेश्चन के आंसर आपके देंगे ये सभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में जरूर ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस बेस्ड हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें, यहाँ पर फेक पेपर के चक्कर में ना पड़ें, है ना। तो आपको इन सभी को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। देख लेते हैं यहाँ पे कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। क्वेश्चन था आपका, ये हमने क्वेश्चन बता चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वीडियो में बने रहेगा और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें। देख सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो आंसर रहेगा जिस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपका, विभव को पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है। इसका आंसर रहेगा पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे कुछ आवेश देने या उससे कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, इसलिए इसके विभव को शून्य माना जाता है ना। शून्य इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें आवेश कुछ दिया जाए या उससे कुछ लिया जाए तो उसमें कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई देता है, इसलिए पृथ्वी का विभव जो है वो शून्य माना जाता है। आंसर रहेंगे आपके यहाँ पे आगे कुछ आपके आंसर दिए गए हैं, देख सकते हैं नीचे। किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो किसी चालक की विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। तो किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो उसके विभव की इकाई की वृद्धि कर दे। सूत्र के रूप में कहा जाएगा इसके C बराबर Q/V, है ना। तो ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे मात्रक क्या होता है इसका, किसका, विद्युत धारिता का, तो फैराड होता है। आंसर याद रखेंगे। तो पूरा आंसर आपको बता दिया है, इन्हें याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 3 अंक के जो प्रश्न बनेंगे आपकी इस चैप्टर वाला बता रहा हूँ मैं, आंसर के साथ साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र में एक प्राप्त विद्युत रख देने पर क्षेत्र की तीव्रता क्यों घट जाती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो क्यों घट जाती है, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ये रहेगा आपका इसका आंसर, ये यही आपका क्वेश्चन है ना। किसी विद्युत क्षेत्र में एक प्राप्त विद्युत क्षेत्र में रख देने पर तीव्रता क्यों घट जाती है। तो देख सकते हैं इसका आंसर आपको पूरा दिया गया है कि जब विद्युत क्षेत्र में पराविद्युत रखा जाता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, तो इस प्रकार आपका इसका पूरा आंसर आपको दिया गया है, यही आपका इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, समविभव पृष्ठ की जो है विशेषता आपसे पूछा गया है। समविभव पृष्ठ की विशेषता, तो यहाँ पे 4 विशेषताएं आपको समविभव पृष्ठ की दी गई हैं, इसी में दी गई हैं, आपको यहाँ पर अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लेंगे कि आप इसकी 4 विशेषताएं याद कर लेंगे। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा क्योंकि 4 विशेषताएं आपको कर ही लेनी चाहिए। तो ये रही आपकी यहाँ पे समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। 3 विशेषता मैंने ही आपको बता दी हैं, एक विशेषता आप जरूर से ढूंढ लेंगे और याद कर लेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। समांतर श्रेणी क्रम से जुड़े समांतर क्रम या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कर दें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद ये वीडियो मैं आप तक शेयर कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको देखना है कि इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। कौन सा क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम। देखिए ये रहा आपका आंसर, इसका आंसर आपको मैं बता देता हूँ। ये रहा आपका आंसर। तो देख पा रहे होंगे कि समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम, समांतर श्रेणी या श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए, तो आपको इस प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है समांतर प्लेट संधारित्र का, और ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। ये पूरा आपका यहाँ पे इसका व्यंजक निगमित किया गया है, चित्र सहित इसमें समझाया गया है ना। तो वो रहेगा आपका समांतर श्रेणी क्रम का, ये रहेगा श्रेणी क्रम का, वो समांतर क्रम का, इस श्रेणी क्रम संयोजन का। तो इस प्रकार से इसे तैयार किया जाता है पूरा, ये रहेगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आपका पूरा आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो सभी हम क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कराते जा रहे हैं। आप वीडियो को जरूर से लाइक कर दें। धारा विद्युत से आपका विद्युत धारा चैप्टर आना है, तो इसके जो 2 अंकीय प्रश्न रहेगा, ओम का नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए। तो कई बार ये आपका क्वेश्चन पूछा भी गया है और हर बार पूछा ही जाता है। यहाँ पे ओम का नियम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, देख लेना है ओम का नियम। ये रहेगा ओम का नियम। यहाँ पे ओम का नियम, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। देख सकते हैं ये रहेगा ओम का नियम पूरा कंप्लीट। यहाँ पर भी देख सकते हैं ये भी ओम का नियम वही सेम है, लेकिन इसमें केवल भाषा दी गई, इसमें थोड़ा गणितीय रूप भी उसका दिया गया है। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे आप। ये रहेगा आपका ओम का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि एन सेल जिसके लिए विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है
तो इसके लिए आपको क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़े गए तो ईएमएफ और आंतरिक प्रतिरोध लिखिए। ये रहा आपका इसका आंसर। यदि सेल का विद्युत वाहक बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, आर है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये रहेगा इसका आंसर। यहाँ पूरा आंसर इसका दिया गया है, यही क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर रहेगा। तो आप लोग डिमांड कर रहे थे आंसर की, तो मैं आंसर लेकर के आया हूँ। बहुत ही मेहनत के बाद ये आंसर मैं कर पा रहा हूँ। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसका सिद्धांत लिखिए। देख सकते हैं आपको पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर दिया गया है। व्हीट स्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, पूरा ही आंसर दिया गया है। विद्युत आरेख लॉन्ग क्वेश्चन भी है ये किसका, है ना, तो ये आप तो देख ही लेंगे। ये आपको सिद्धांत में बता देता हूँ। आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन ये है इसका, यही है वाला। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए, आरेख खींचिए इसका, जो P/Q बराबर R/S निगमित कीजिए, है ना। इसका आवश्यक प्रतिबंध जो होता है ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो इसे आप पूरा देख पा रहे होंगे। यहाँ पे डायग्राम बताया गया है व्हीट स्टोन सेतु का और पूरा सिद्धांत यहाँ पे लिखा हुआ है और पूरा आपका यहाँ तक सॉल्यूशन इसका कंप्लीट रहेगा। ये रहेगा यहाँ तक आपका इसका सॉल्यूशन। तो इसे पूरा जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको मैंने बता दिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, किरचॉफ के नियम लिखिए। ये पिछला क्वेश्चन है लेकिन अगला ही कहेंगे, है ना। तो किरचॉफ के नियम का आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है। किरचॉफ के नियम देख सकते हैं, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। देख सकते हैं तो किरचॉफ के नियम के जो डायग्राम बनेंगे इस प्रकार से रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये डायग्राम आपको मैं दिखा पा रहा हूँ और ये रहेंगे किरचॉफ के नियम। देख सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का नियम कहता है ना। और आगे क्या कहता है किरचॉफ का नियम, यदि चित्र में जो चित्र ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है, नीचे ये चित्र दर्शाया गया, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि ओ पर तीर की दिशा में विद्युत धाराएं प्रवाहित हो रही आता है इस नियम के अनुसार। इस नियम के अनुसार ये चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। देख सकते हैं ओ पर जो विद्युत धाराएं हैं, ये इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से धाराएं प्रवाहित हो रही हैं। तो ये रहेगा आपका किरचॉफ का नियम। यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड नियम है किरचॉफ का, ये दिखाया गया है आपको, किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों को का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो ये रहेगा आपका किरचॉफ के नियम का आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। और अगला अनुगमन वेग और घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। सभी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, अनुगमन वेग वाला देख लेते हैं पहले, है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, प्रतिरोध वाला देख लीजिए, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर। ये रहा आपका आंसर, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। इसी प्रकार से आप लिखेंगे। 3 अंतर तो जरूर याद इसमें होने चाहिए। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। किसी चालक का विभवांतर प्रतिरोध उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपके ये रहेंगे आंसर। इसका मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसका मात्रक ओम मीटर होता है ना। तो ये रहेगा आपका ओम इंटू मीटर। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है ना। तो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये रहेगा आपका इसका आंसर। किसी चालक का जो प्रतिरोध हो उस पर जो कारक, जो जिन जिन कारकों से वो प्रभावित होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। देखिए तो ये रहेंगे उसको प्रभावित करने वाले कारक, निम्न कारक, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट। इस प्रकार से आप इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे। ये रहेगा आपका आंसर पूरा, है ना। अनुगमन वेग वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग का आंसर देख लेते हैं पूरा। देखिए यही आपका आंसर है यहाँ पे, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में अंतर नहीं, संबंध स्पष्ट स्थापित कीजिए। तो देख सकते हैं पूरा आंसर आपके सामने है। तो माना कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n व इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग v है। तो इस प्रकार से आपका पूरा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। पूरा यहाँ पे अनुगमन वेग और जो आपके धारा घनत्व होता है इसमें संबंध दर्शाया गया है, संबंध स्थापित किया गया है। तो आपका पूरा आंसर यही रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी चालक का, ये तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन है सेल के विद्युत वाहक बल, है ना। तो सेल के विद्युत वाहक बल के लिए आपको क्या करना है, बल और विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट करना है। ये रहा आपका इसका आंसर। विद्युत वाहक बल एक तरफ है, एक तरफ विभवांतर, इन दोनों में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो ये रहेगा आपका पूरा आंसर। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे जल्दी से आप लिख लेंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके याद कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये रहा आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है ना।
किसी प्रतिरोधक से जो है वो संयोजित है। तो इसका आपको संयोजित है यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है। ये रहा आपका इसका आंसर। देख लेते हैं जल्दी से, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ये रहा, देखिए ये ओम का चिन्ह होता है, जरूर से याद रखिएगा, ये प्रतिरोध ओम है ना। 10 वोल्ट विभवांतर बल एवं 3। तो ये रहा आपका पूरा आंसर, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको दिया गया है ना। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, इसके बाद आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है इकाई 3 में आपका धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व। तो इसमें 4 और 5 दोनों चैप्टर आने हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं इनके आंसर। एम्पियर का परिपथीय नियम दिया गया है आपको, चुंबकीय एम्पियर का परिपथीय नियम देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं एम्पियर का जो परिपथीय नियम होता है, देखिए ये रहा एम्पियर का परिपथीय नियम। तो पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र बी का एक बंद वक्र सी के अनुदिश रेखीय समाकल वक्र द्वारा परिबद्ध कुल धारा है ना। तो ये पूरा आपका इसका आंसर रहेगा, इसे जरूर से कंप्लीट कर लें। तो अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो यहाँ पे ए है आपका आंसर का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण, है ना। आपको आंसर नीचे दिखाई दे रहा होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, ये बंद वक्र होती हैं। ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सीधा आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा है, अगला क्वेश्चन, लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रा को परिभाषित कीजिए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा को परिभाषित कीजिए। तो ये रहा आपका इसका आंसर, देख सकते हैं लॉरेंज बल का। इसको लॉरेंज बल के आधार चुंबकीय क्षेत्र बी को यहाँ पर परिभाषित किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आंसर। ये 3 क्वेश्चन आगे पीछे के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अमीटर और वोल्ट मीटर में कोई दो अंतर लिखिए। तो ये नीचे क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अमीटर और वोल्ट मीटर में आपको अंतर दिया गया है। इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है और इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापती है। इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो बस छोटे छोटे से अंतर हैं इनमें, 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायो सेवर्ट का नियम, है ना। तो बायो सेवर्ट का नियम जरूर से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये रहा आपका बायो सेवर्ट का नियम, है ना। तो यहाँ पर रहेगा, आपको बिल्कुल चित्र के द्वारा ही समझाया गया है। माना एक चालक ए बी जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, तब इस धारावाही चालक के एक अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के किसी विद्युत पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dv। तो इस प्रकार से इसके जो पॉइंट रहेंगे वो यहाँ पर 4 पॉइंट आपको दिए गए हैं। तो इन्हें समझते हुए आप इस प्रकार से डायग्राम बनाते हुए यदि पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे, है ना। तो बायो सेवर्ट का नियम ये रहता है आपका, पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसे। आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन रह गए हैं आपके। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है ना। तो इसके लिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, तो ये तो हम कंप्लीट कर ही चुके थे, लेकिन इससे साथ इसे करना क्या है, बायो सेवर्ट के नियम द्वारा व्युत्पन्न करना है। ये वाला क्वेश्चन है ना, तो ये जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। संट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। संट क्या है, इससे होने वाले लाभ तथा हानियाँ लिखिए। देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है आपको संट से होने वाले प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये रहा आपका संट किसे कहते हैं, है ना। तो आवश्यक व्यंजक स्थापित कीजिए, तो इसका व्यंजक भी सीख लेंगे, है ना। एक कम प्रतिरोध का तार जो धारा मापी की कुंडली के समांतर में संयोजित किया जाता है, संट कहलाता है, सीधी बात है। ये रहेगा आपका संट का आंसर। इसका रहेगा ये संट का सिद्धांत का जो है वो डायग्राम। इस प्रकार से संट के सिद्धांत को आप समझाते हो, इसका व्यंजक निगमित करके पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यदि 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरे अंक मिलेंगे। संट वैसे तो छोटे ही क्वेश्चन आते हैं इसके। तो ये रहेगा आपका पूरा इसका आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अध्याय 5, इसका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण को, है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक निगमित कीजिए, है ना। क्वेश्चन है आपका, ये रहेगा आंसर इसका। बल युग्म का आघूर्ण का व्यंजक निगमित कीजिए, है ना। तो व्यंजक ज्ञात कीजिए, निगमित कीजिए, एक रहेगा आपका। डायग्राम भी इसका आगे दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी ये थ्योरी रहेगी आगे से। माना NS एक दंड चुंबक है। NS क्या होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं चुंबक के। दंड चुंबक है, इसकी प्रभावकारी लंबाई जो है 21 2L बाद ध्रुव प्राबल्य m है। तो इस प्रकार से आपको पूरा इसका देख लेना है। यहाँ पर इसका डायग्राम के साथ यहाँ पर समझाएगा। ये रहेगा यहाँ तक इसका आंसर आपका, किसका, यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कार्य करने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ये बार बार बंद हो है ना।
एक समान चुंबकीय है, ये तो कर ही लिया, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर, अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थों के दो उदाहरण दीजिए। तो दो उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, आपको देख सकते हैं, पूरा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा ब्लर हो जाता है, देख सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ मैग्नीज प्लेटिनम, प्रतिचुंबकीय पदार्थ पारावायु, लोह चुंबकीय पदार्थ लोह इस्पात। इस प्रकार से कंप्लीट रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका, चुंबकत्व के अंतर्गत कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम जो है, ये रहेगा इसका आंसर, यही वाला क्वेश्चन है ना। तो चुंबकत्व के अंतर्गत जो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम जो कहता है, उसका आपको एकांक ध्रुव को परिभाषित करना है इसकी सहायता से। तो ये रहेगा आपका पूरा आंसर, हाँ, डायग्राम के साथ बताया गया है। तो डायग्राम तो फिजिक्स में कंपलसरी रहता है, तो यदि आप बनाते हैं तो आपको आधे नंबर तो टीचर वैसे ही दे देता है, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि बच्चे को आता है। तो ये रहेगा आपका पूरा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। अब हमारा जो है लास्ट जो चैप्टर रह गए हैं, इनके आंसर हम जल्दी ही यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, इन दो चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन बनने हैं वो सभी क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ये रहा आपका आंसर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जब एक चुंबक व कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। जब एक चुंबक व कुंडली के बीच आपेक्षिक गति हो रही है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये रहेगा आपका इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम को परिभाषित कीजिए, है ना। विद्युत प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, सीधी बात है। फैराडे का आपको विद्युत चुंबकीय संबंधी नियम लिखना है। देख सकते हैं ये आपको नीचे ही क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए तो बता रहा हूँ। यही सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी गाइड में, बुक में, तो वो आप कहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यही क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय नियम है ये रहेगा आपका पूरा। देख सकते हैं लेंज का नियम लिखिए, तो लेंज का नियम पूरा आपको बता दूंगा अगले क्वेश्चन में। उसका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, साथ में इसका देख सकते हैं डायग्राम के साथ भी इसको समझाया गया है। ऊर्जा संरक्षण नियम है लेंज के नियम के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं लेंज का नियम कहता है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा इस तरह होती है कि वह उसी कारण का विरोध करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण में अंतर देखिए, तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। ये पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा वाला जनित्र वाला क्वेश्चन जो है, जनित्र का आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है नामांकित करके। तो ये रहेगा इसका जनित्र, इसका पूरा अच्छी तरीके से आप डायग्राम करके सीख लेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपका स्वप्रेरण किसे कहते हैं, है ना, स्वप्रेरण किसे कहा जाता है। तो स्वप्रेरकत्व भी सीख लेंगे, स्वप्रेरण भी सीख लेंगे। तो यही आपको इसी में समझ लेना है, यहाँ पे ये परिभाषा ही होती है ना। ये परिभाषा स्वप्रेरण की दी गई है, यहाँ पे देख लेंगे, यही आपकी परिभाषा है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम देख लेते हैं यहाँ पे। ये रहा आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, है ना। स्वप्रेरण की वैसे परिभाषा देखना चाहें तो अलग से ये है, यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे इसे। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, है ना, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन ही है आपका, अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन प्रेरण, है ना, ये वाला क्वेश्चन है आपका। तो इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे अन्योन प्रेरण दिया गया, स्वप्रेरण दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है नीचे आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला आपका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम रहेगा आपका इस प्रकार से। तो ये रहेगा आपका आंसर, देख सकते हैं यहाँ पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो पूरा आंसर रहेगा, इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी अंगुली तथा बीच की अंगुली तीनों एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए जाए, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक की दिशा के ओर संकेत करें, तो बीच की अंगुली प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। तो ये रहेगा आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आगे के हम क्वेश्चन देखेंगे। आपका हेनरी को परिभाषित कीजिए, ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेंगे। इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपके साथ कंप्लीट करवा दूंगा। स्वप्रेरकत्व क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 अंक के। स्वप्रेरकत्व क्या है, एक लंबी परिनाल का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं स्वप्रेरकत्व वाले क्वेश्चन का। देखिए ये दिया गया है स्वप्रेरकत्व वाला, तो ये रहेगा आपका आंसर। इसका व्यंजक आपको स्वप्रेरकत्व का, एक लंबी परिनालिका के लिए आपको स्वप्रेरकत्व का व्यंजक निगमित करना है। तो ये रहेगा आंसर, डायग्राम बताया गया है और पूरा आपको यहाँ पे इसका व्यंजक बताया गया है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, ये आपका पूरा आंसर रहेगा इसका, है ना। तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है एक समतल वृत्ताकार। तो ये रहेगा आपका, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर पूरा, इसे कंप्लीट कर लेंगे ना। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, जल्दी हम इनके आंसर कंप्लीट करते हैं। तो डायनामो वाला आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है डायनामो का, तो ये रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, डायनामो वाला, है ना।
अगला है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जो है चैप्टर, उसके क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं डायनामो का क्वेश्चन, इसका पूरा आंसर ये रहेगा। डायनामो क्या है, इसकी प्रत्यावर्ती धारा के लिए किस प्रकार से सिद्धांत और संरचना वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर रहेगा प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर। तो ये रहेगा आपका, एक तरफ प्रत्यावर्ती है, एक तरफ दृष्ट। इसी प्रकार से ये 4 अंतर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा में से विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। तो विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है, इसका कारण यहाँ पे बताया गया है आपको। प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत अपघटन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे निम्न तथा प्रत्यावर्ती धारा को असंख्य निम्न तथा उच्च वोल्टता पर परिवर्तित किया जा सकता है तथा ऊष्मा हानि को कम किया जा सकता है, इसलिए इसमें विद्युत अपघटन नहीं होता है। आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है गुणता गुणांक क्यू। गुणता गुणांक क्यू क्या? गुणता गुणांक क्यू के बारे में पूछा गया। ये रहा आपका आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं गुणता गुणांक क्यू। इसके लिए व्यंजक लिखिए, सूत्र लिखिए। तो ये रहेगा आपका सूत्र। इसका पूरा यहाँ पे परिभाषा देखिएगा गुणता गुणांक क्यू के बारे में, तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 5 अंक के जो क्वेश्चन बनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो है, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसे आपको जरूर से ही कंप्लीट कर लेना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 5 अंकीय क्वेश्चन ये आपका आने वाला है, बिल्कुल से आपका आने वाला है 5 अंकीय क्वेश्चन। ये रहा आपका इसका पूरा आंसर। तो इस प्रकार से आपको चित्र भी बनाना है ना, तो ये यदि आप बनाते हैं तो आपको आधे अंक वैसे ही मिल जाते हैं ना, बाकी सब आपका लिखना होता है। तो बस आपको इस सिद्धांत इसका लिख देना है। परिणमन अनुपात का सूत्र इसका कंप्लीट कर देंगे इनके अकॉर्डिंग। ये आपको कुछ पॉइंट दिए होते हैं, इनके अकॉर्डिंग बनाना है। सिद्धांत लिखेंगे, परिणमन अनुपात का सूत्र लिखेंगे, ऊर्जा क्षय के कारण। तो ये तो कम ही पूछा जाता है। नामांकित चित्र और ऊर्जा क्षय के कारण को कम करने के लिए उपाय बताइए और ये बताइए। तो बस यही आता है आपका। तो ये जरूर से कंप्लीट कर लेना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका इसके बाद, है ना। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है आपका, एसी परिपथ में संधारित्रों की, है ना, एसी परिपथ में संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, ये रहेगा आपका पूरा क्वेश्चन। इसका ये आंसर के साथ आपको बता रहा हूँ मैं, नीचे देख सकते हैं इसका डायग्राम रहेगा। इसके बाद इसकी थ्योरी पूरी रहेगी, तो यहाँ तक पूरा इसका आंसर पूरा आपको ये बताया गया है। तो ये आंसर जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एसी परिपथ के लिए प्राप्त कीजिए, तो ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। तो ये आप ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका पूरा आंसर, इसका आंसर जल्दी से कहाँ है, यहीं तो था। देखिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, ये रहा, है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे, एसी परिपथ के लिए सिद्ध कीजिए। तो ये स्टार्टिंग होता है यहाँ से। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा दोनों में मान में समय के साथ परिवर्तन होता है। दोनों की जो मान में होता है समय के साथ परिवर्तन होता है। यहाँ पर पूरा इसका पूरा डायग्राम के साथ आंसर दिया गया, पूरा आंसर दिया गया है। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। इन्हें जरूर से आप कंप्लीट कर लेंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है। देख सकते हैं कि हमने पिछले वीडियो में जो है केवल क्वेश्चन देखे थे, है ना, क्वेश्चन देखे थे, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कराए हैं। इनसे बाहर आपकी त्रैमासिक परीक्षा में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी त्रैमासिक परीक्षा के सिलेबस पर आधारित हैं। तो ये सभी आपको कंप्लीट कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।